हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बी टू स्टडी IQ पर। ये एक छोटी सी वीडियो है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिन भी दोस्तों का सपना है मेट्रो में जॉब करने का, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में आपको जो है इसी वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट कब तक है फॉर्म फिलअप करने की, कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ की वीडियो वैसे मैं एक अलग से नेक्स्ट बनाऊंगी जिसमें आपको सिलेबस कट ऑफ सब देखने को मिलेगा। पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिए। ये है मेट्रो NCRTC, जो कि आप सभी जानते होंगे, इंडिया की फर्स्ट रैपिड मेट्रो। ठीक है, ये आपको वैकेंसी जो आई है मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, NCRTC की वैकेंसी आई है। इसमें जितने भी इंजीनियरिंग वाले हैं, डिप्लोमा, ये सारे फिल कर सकते हो। इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि इसमें कौन से ब्रांच एलिजिबल है, आपके जो है क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की कब तक है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं आपको बताते चलूँ कि मैं NCRTC में पहले जॉब कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से और भी बता सकती हूँ कि NCRTC के जो क्वेश्चन आएंगे, आपके जो पेपर में क्वेश्चंस रहेंगे, वो किस लेवल के रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। आइए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कि ये अब सबसे पहले आपको ये जानना रहेगा कि अगर आप जाना चाहते हो कहीं भी, तो उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करनी रहेगी, क्योंकि बिना फॉर्म फिल के आप एग्ज़ाम नहीं दोगे और आप वहाँ पे जा नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये जो आपको है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको 24/3/2025 से आपको स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट आपको 24/7/2025। आप लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में आपको सर्वर डाउन हो जाती है और आपको फॉर्म फिलअप करने में समस्या आ सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, आप जितना जल्दी फॉर्म फिल करेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। इसलिए फ्रेंड्स, जो भी आप जाना चाहते हो, मेट्रो में जॉब करना चाहते हो, आप पहले ही फॉर्म फिल कर ले। 24 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक रहेगी, इसलिए आप पहले ही अपनी फॉर्म फिलअप कर ले। टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये टेंटेटिव डेट बता रहा है कि मई में आपको संभावना है इसके एग्ज़ाम्स होने की। आइए अब हम देखते हैं कि इसमें जो है आपको NCRTC में किस जो पोस्ट है, जो पोस्ट का नाम है, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है। डिप्लोमा वाले जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस टाइप के होते हैं, क्या HR वाले हैं, ये सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। जूनियर इंजीनियर पोस्ट का नाम आपका जूनियर इंजीनियर है। इलेक्ट्रिकल पोस्ट सबसे पहला है, आपको इलेक्ट्रिकल दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है मैकेनिकल, सिविल, प्रोग्रामिंग एसोसिएट। आपको आगे ही देखने को मिलेगा कि ये जो प्रोग्रामिंग एसोसिएट है, असिस्टेंट HR, असिस्टेंट कॉरपोरेट हॉस्पिटैलिटी, असिस्टेंट HR, असिस्टेंट कॉरपोरेट हॉस्पिटैलिटी, जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल। ठीक है, ये पोस्ट कोड का नाम दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। ठीक है, तो उसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, मतलब ये क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम होनी ही चाहिए। आपको हायर डिग्री है, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपको ये रिक्वायर्ड है, ये होनी ही चाहिए। आप भले ही डिप्लोमा के बाद बीटेक कियो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन आपको डिप्लोमा चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें 3 इयर्स का जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 3 इयर्स की डिप्लोमा चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स 3 साल की आपको डिप्लोमा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल के लिए भी 3 साल की डिप्लोमा है। सिविल के लिए भी आपको 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल मांग रहा है। ठीक है, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, इसमें कौन है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, जो CS ब्रांच से है, जो IT से है, या BCA या BSc कंप्यूटर साइंस। अगर किसी ने BSc किया हुआ है पर उनका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस रहा है, या BSc उन्होंने IT सब्जेक्ट से किया है,
तो वो प्रोग्रामिंग एसोसिएट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब असिस्टेंट एचआर में कौन है? 3 इयर्स ग्रेजुएशन इन बीबीए और बीबीएम। अगर किसी ने बीबीए या किया है या बीबीएम किया है वो असिस्टेंट एचआर में जा सकते हैं। असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी में आपको ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट। अगर किसी ने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इससे पोस्ट पे फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में ITI चाहिए, ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और इक्विवेलेंट। आपको मैपिंग फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, ओके, मैपिंग फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो आपको लिखा हुआ था NE5 डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, ठीक है। तो मैकेनिकल जो डिसिप्लिन है, तो मैकेनिकल में कौन कौन से वैलिड रहेंगे आपको सब लिखा हुआ है। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, टूल्स एंड मशीनिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग एंड इंजीनियरिंग। अगर इनमें से कोई भी आपने किसी भी आपका जो कोर्स है आपने इसमें किया है तो आपको वो वैलिड रहेंगे, ओके। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी अगर किन्हीं का ब्रांच है तो आपको इलेक्ट्रिकल में वो वैलिड रहेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन में अगर किन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है या CS एंड इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन में वैलिड रहेंगे, ओके। और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग जिनका कोर्स रहेगा वो सिर्फ इसमें वैलिड रहेंगे, ओके। नेक्स्ट कि अगर किन्हीं का BE या BTech है या BSc इंजीनियरिंग है लेकिन डिप्लोमा आपको रिक्वायर्ड है, डिप्लोमा होनी ही चाहिए। अगर डिप्लोमा के बाद है आपका BE, BTech, BSc उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको, फिर भी आप एलिजिबल रहोगे, लेकिन डिप्लोमा आपको मस्ट है। ये नहीं कि आपका डिप्लोमा नहीं है पर आपका BTech है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में तो आप अप्लाई कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको डिप्लोमा होना ही चाहिए और उसके बाद आपके पास अगर हायर क्वालिफिकेशन है उससे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ITI चाहिए फीटर ट्रेड में या उसके इक्विवेलेंट, ओके। अब आपको साथ ही साथ मैं आपको ये बताते चलूँ कि इसकी बेसिक पे भी यहीं पे लिखी हुई है, आपको जो बेसिक पे लेवल क्या रहेगा। तो जूनियर इंजीनियर जितने भी हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, या आपको बोले तो प्रोग्रामिंग एसोसिएट, ठीक है, ये सभी आपको NE5 में आ रहे हैं, पे लेवल NE5, जिनका कि बेसिक पे आपको ये लिखा हुआ है इतना रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम एज आपको दिया हुआ है 25 साल। अगर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं OBC तो SC उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है, वो भी आपको इस एडवर्टाइजमेंट में आगे लिखा हुआ है। तो SC या ST को आपको एज रिलैक्सेशन 5 साल का है। OBC जो कि OBC NCL वाले को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक। सर्विसमैन है उनको भी 3 इयर्स है। PWBD चाहे वो UR कैटेगरी से हो या EWS से उसे 10 इयर्स है। PWBD अगर OBC वाले हैं तो 13 इयर्स है और SC ST PWBD है तो उसे 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब सिलेक्शन प्रोसेस, ओके। इसमें आपको दिया गया है कि आपको CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और 90 मिनट के आपको एग्ज़ाम्स होंगे। सिलेबस आपको जो है मैं आगे एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि आपको सिलेबस बताऊंगी और कट ऑफ का भी वीडियो में बताऊंगी कि NCERT की कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप सबसे पहले फॉर्म फिल करें, फॉर्म फिल करने के बाद आप सिलेबस देखें, सिलेबस के बाद जो है आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 है और 1.5 घंटे है तो उस पर ट्राई करें कि आप किसी भी सेट को 1.5 घंटे में बनाने की कोशिश करें।
सेंटर की बात करें कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ हो सकती है, आप फॉर्म फिल कहीं से भी कर सकते ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में सेंटर आपको जो है कहाँ बनाए जाएंगे वो आपको दिया गया है। दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद। ये कैंडिडेट्स हैव टू गिव प्रेफरेंस ऑफ सिटी ऑफ देयर टेस्ट सेंटर्स वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड नो चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंस। जब आप फॉर्म फिल करोगे आपको उसी टाइम प्रेफरेंस मांग लेगा, तो आपके नज़दीक जो भी सेंटर पड़ेगा आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। ओके, आपके सीबीटी एग्ज़ाम होने के बाद आपका मेडिकल प्रोसेस भी इसमें रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, जो कि आपको आगे जैसे एग्ज़ाम्स हो जाएगा आपको हर एक वीडियो मिलती जाएगी। इसलिए आप दोस्तों चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे एनसीईआरटी वाले वीडियो भी देख सकते हैं, और कई सारे जो किसी भी वैकेंसीज़ को लेके आती है, इंटरव्यू को लेके आती है, तो आपको बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे आपको भी बेनिफिट मिलती है और उन दोस्तों को भी मिलेगी जो कि जिनको भी पता नहीं चल पाता है कौन सी वैकेंसी आई है, कौन सी वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए हम तैयारी करते हैं किसी भी जॉब को, पैसा। ठीक है, सैलरी कितनी रहेगी तो आपको बता दें कि जो भी जूनियर इंजीनियर वाले थे जिनका बेसिक पे NE5 था, लिखा हुआ था वहाँ पे NE5, तो NE5 का पे स्केल आपको 22,800 से 75,850 रहेगा। बेसिक पे कहे तो 22,800। ठीक है, अब 22,800 इतने ही पैसे नहीं मिलते हैं आपको, आप कम से कम एटलीस्ट इसका डबल लेके चलो, उतने पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ भी है कौन कौन से अलाउंस इसके एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, इसके बाद मिलेंगे। ये आपका बेसिक पे है। ओके, VDA वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, पर्क्स एंड अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस हैं जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अदर बेनिफिट, ओके, इसमें फ़ी कितना लग रहा है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में, कैटेगरी से हैं, OBC हैं, EWS है या एक्स सर्विस मैन है। ठीक है, तो इनको 1000 रुपीज़ लगेंगे, 1000। ठीक है, और ये फ़ी आपको नॉन रिफंडेबल होगी, ये फ़ी आपको वापस नहीं देगी। ठीक है, अगर कोई SC ST PWBD कैटेगरी है तो उन्हें कोई भी फ़ी नहीं लगेगी। ओके, ये आपको बहुत अच्छी जॉब है, मेट्रो वाली बहुत अच्छी है, इंडिया की पहली रैपिड मेट्रो है। आपको बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि कोई भी अगर इंडिया में पहला है, आप ये सोचो कि इंडिया में पहला रैपिड मेट्रो है और कहीं है ही नहीं, इसलिए आपको ये भी एक अलग मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसी जॉब कर रहा हूँ जो कि इंडिया में पहली बार है। ठीक है, ऐसी मेट्रो में आप जॉब करोगे। कि अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो www.ncrtc.in पे आप जैसे वेबसाइट पे विजिट करोगे आपको वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक ओपन हो जाएगा, आप उसके बाद अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखी हुई भी है कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, आप ये एडवर्टाइजमेंट पूरा रीड कर ले, फॉर्म फिल कर ले, उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी सिलेबस की और कट ऑफ की। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ लास्ट में। ठीक है, मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि मैं NCRTC में पहले जॉब कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको मैं अच्छा सजेस्ट कर सकती हूँ कि जॉब कैसा है, जॉब प्रोफाइल कैसा है। दोस्तों जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, इसलिए आप जॉब को आप इस एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर करें। और एक ही एग्ज़ाम से CBT होती है, फिर मेडिकल होता है, 2 एग्ज़ाम्स नहीं है कि आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़े। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपको इंटरव्यू जैसे ही रहता है, तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें स्किप हो जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू किन्हीं का नहीं निकलता है, तो इसलिए भी, और आपको सिर्फ मेडिकल देना पड़ेगा CBT के बाद। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई आपको डाउट फिर भी है तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, आपको हर एक कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं अभी फॉर्म फिलअप करने के लेके आप कमेंट कर सकते हैं। आपके इस चैनल पे जो है आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, आप वीडियोस देखें। जो भी प्रॉब्लम रहे आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, टेलीग्राम पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ भी रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों। और टेलीग्राम की मैं बात करूँ, टेलीग्राम पर जो है आपको सबसे पहले कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले मिल जाती है। मेरे वीडियो बनाने से पहले भी आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दी जाती है, इसलिए फ्रेंड्स आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।